सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना किनारे रहने वालों से की मुलाकात। टेंट में रह रहे लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था के दिए आदेश। हरियाणा से छोड़े जा रहे पानी पर सरकार की नजर। क्राइम ब्रांच ने 10 साल से फरार आरोपी को गुजरात से पकड़ा। 2016 में पैरोल पर भागा था डबल मर्डर केस का दोषी। 2006 में पड़ोसियों पर हमला कर की थी 2 हत्याएं। पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। 117 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद। गुरु अंगद नगर के गुरुद्वारा रोड धंसने से बना बड़ा गड्ढा। मरम्मत न होने से बढ़ी लोगों की चिंता। यातायात और पैदल चलने वालों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। विवेकानंद कॉलेज में एबीवीपी ने तेज किया प्रचार। उम्मीदवारों ने स्टूडेंट से की बातचीत। हाथ से बने पोस्टर और पैम्पलेट से खर्च और गंदगी दोनों पर नियंत्रण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज सुबह गीता कॉलोनी पुस्ता के पास यमुना किनारे पहुंची, जहां बाढ़ के खतरे के बीच टेंट में रह रहे लोगों से उन्होंने मुलाकात की। सीएम ने खास तौर पर बुजुर्ग, महिला और बाकी लोगों का हालचाल लिया और प्रशासन को निर्देश दिए कि यहां रह रहे सभी लोगों के लिए खाने पीने की जरूरी सुविधाओं का सही इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार को दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को साफ आदेश दिया कि टेंट में रहने वाले लोगों तक समय पर मदद पहुंचे और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिस कारण यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है, इसलिए लगातार स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार प्रभावित लोगों को सुरक्षित रखने और उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कंट्रोल में है। जो मैक्सिमम पानी हथनी कुंड से आया है वो शाम तक दिल्ली पहुंचने की अपेक्षा है, पर उसके बावजूद भी हमारा जो आउटफॉल है यहाँ से पानी का वो ठीक स्थिति में जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हमें यहाँ के निवासियों के लिए करनी थी वो सारी विभाग द्वारा की गई है, उससे और बेहतर करेंगे। मैंने खुद यहाँ लोगों से मैं मिली हूँ और उनकी नीचे मकानों की व्यवस्था भी देखी है। तो कुल मिलाकर के बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है, जो कि होना लाजमी भी है। और परंतु हम जितने भी लोग इससे इफेक्टिव होने वाले हैं उन सब के लिए बेहतर सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं। हमारे अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को केयर टेकिंग कर रहे हैं। थोड़ा जो कमी मुझे दिखी मैंने बोला है अधिकारियों को, उसको भी हम ठीक ठाक करेंगे। और जब तक यहाँ पानी रहेगा हम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। मैंने आज सुबह जो हमारे आसपास के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड और हरियाणा, 5 राज्यों में भी मैंने संपर्क करके बातचीत की है और अपनी ओर से दिल्ली की जो भी मदद हमारे इन पड़ोसी राज्यों को चाहिए हम उनकी भी मदद करेंगे। किसी भी प्रकार की हम सब एक साथ होकर के इस विपत्ति का सामना करेंगे। तो हमारी ओर से दिल्ली की सभी सेवाएं हमारे निकटवर्ती राज्यों के लिए उपस्थित है। वहाँ के लोगों की सेवा के लिए, वहाँ के राज्य को मदद करने के लिए दिल्ली कुछ भी संभव प्रयास करती है। तो मैं अपनी ओर से अपने सभी मुख्यमंत्री बंधुओं को निवेदन करती हूँ कि दिल्ली के जिम्मे आप जो भी काम लगाएंगे दिल्ली आपकी मदद जरूर करेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे और पिछले 10 साल से फरार चल रहे आरोपी हसीन हुसैन को गुजरात के गोधरा से गिरफ्तार किया है। हसीन ने 27 मार्च 2006 को दिल्ली के वेलकम कॉलोनी में मोहम्मद इमरान के घर पर हमला किया था।
हमले में इमरान के भाई पप्पू और मां अनीसा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि बहन हिना को चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। विवाद की वजह लव मैरिज थी, जिसे आरोपी परिवार स्वीकार नहीं कर रहा था। इस मामले में 2013 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 2015 में हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग होने के दौरान उसे हाई कोर्ट से 4 हफ्ते की पैरोल मिली, लेकिन वह फरार हो गया। इस दौरान उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए असम, मध्य प्रदेश और गुजरात में कपड़े बेचने का काम किया। क्राइम ब्रांच की ARSC यूनिट को गुप्त सूचना मिली कि हसीन गोधरा में छिपा हुआ है। इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी और रॉबिन त्यागी की अगुवाई में टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि फरार होने के बाद वह पहले असम भागा, फिर 3 साल मध्य प्रदेश और पिछले 4 साल से गोधरा में कपड़े बेच रहा था। पूर्वी जिले की एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड ने अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 117 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यूपी के बदायूं से दिल्ली में स्मैक सप्लाई की जा रही है। इस पर इंस्पेक्टर अरुण कुमार और ACP संजय सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास लक्ष्मी नगर रेलवे पुल के नीचे दबिश देकर बदायूं निवासी तलहा अजहर उर्फ चिंटू को पकड़ा गया, जिसके पास से 49.53 ग्राम स्मैक मिली। मामले में मंडावली थाने में FIR दर्ज की गई। पूछताछ में तलहा ने खुलासा किया कि वह स्मैक बदायूं निवासी आजम अली से लाता था और दिल्ली में प्रदीप कुमार पाल को सप्लाई करता था। पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार किया और उसके पास से 23 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने मुख्य सप्लायर आजम अली को भी दबोचा। फिलहाल तीनों आरोपी से पूछताछ जारी है। पूर्वी दिल्ली के गुरु अंगद नगर की गुरुद्वारा रोड पर करीब 1 हफ्ते पहले जमीन धंसने से बड़ा गड्ढा हो गया था। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बरसात के मौसम में जहां लोगों को राहत मिलनी चाहिए, वहीं जगह जगह सड़कें धंसने और गड्ढे बनने से परेशानी बढ़ गई है। गुरु अंगद नगर में 6 महीने पहले बनी सड़क के धंसने से लोगों में डर है कि कहीं आसपास की दुकानों या घरों को भी नुकसान ना हो जाए। स्थानीय दुकानदार का कहना है कि सड़कों पर घटिया मटेरियल लगाया जा रहा है और भ्रष्टाचार की वजह से सड़कें लंबे समय तक टिक नहीं पाती। इस सड़क पर हर समय वाहनों की आवाजाही रहती है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि गड्ढे और धंसी हुई सड़क से गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है और पैदल चलने में भी खतरा बना हुआ है। गुरुद्वारा रोड पे अभी 3-4 महीने पहले ही सड़क बनी है और यहाँ ये हाल है कि भाई रिवर के पास से 6 फुट गहरा खड्डा हो गया है और उस गड्ढे को देखने के लिए कोई भी ऑफिसर आज तक नहीं पहुँचा। कोई दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है कि कोई दुर्घटना हो जाएगी तभी पहुँचेगा सारा स्टाफ। उससे पहले उन्हें नहीं मालूम कि इस चीज़ को ठीक कराया जाए ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। तो इसी तरीके से 1-2 जगह पे और पे भी पहले कंप्लेंट की जा चुकी है कि सड़क धमक रही है। हो सकता है वो सड़क भी बैठ जाए, आज ना बैठे कल बैठ जाए, और अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेवार कौन है? जब पहले ही इन्फॉर्म किया जा रहा है तो उन चीज़ों को चेक क्यों नहीं किया जा रहा? समस्या आप देख ही रहे हैं, गड्ढे पे गड्ढे हो रहे हैं। ये मैं कहते 7 दिन होगा इसको। और मैं गली नंबर 2 का हाल आपको दिखाऊं तो हालत ये है, मैं पिछले 2 साल से गली नंबर 2 में सड़क हिलती है। मैं DC साहब को कई बार लेटर दे चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। PGMS में भी डाल दिया, कोई सुनवाई नहीं। डूसू के चुनाव 18 सितंबर को होने हैं और चुनाव से पहले कॉलेजों में प्रचार जोर पकड़ चुका है। पूर्वी दिल्ली के विवेकानंद कॉलेज में भी इस समय चुनावी माहौल गर्म है। यहाँ डूसू पैनल के ABVP के उम्मीदवार पहुंचे और स्टूडेंट्स से बात की। कॉलेज में मौजूद उम्मीदवारों से रोहित सिंह डेढ़ा, प्रबल प्रताप सिंह और भूमिका चौहान शामिल रहे, जिन्होंने छात्रों से बातचीत की। उम्मीदवारों का कहना है कि वे विवेकानंद कॉलेज ही नहीं बल्कि पूर्वी दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों में जाकर छात्रों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और अपनी योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार प्रचार शैली में भी बदलाव आया है। पहले जहां पोस्टर, पैम्पलेट और होर्डिंग्स पर काफी पैसा खर्च होता था, वहीं अब ज्यादातर प्रचार सामग्री हाथ से बनाई जा रही है, जिससे न केवल
खर्च कम हुआ है, बल्कि गंदगी की समस्या भी काफी हद तक कम हो गई है। छात्रों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर जाकर उनसे बात करना और उनकी राय जानना इस बार प्रचार का अहम हिस्सा बन गया है। विवेकानंद कॉलेज के उम्मीदवारों ने बताया कि हालांकि अभी उन्हें आधिकारिक रूप से कोई पोस्ट नहीं मिली है, लेकिन वो पूरी तरह से एबीवीपी के साथ जुड़े हैं और लगातार कॉलेज कैंपस में घूमकर छात्रों को जागरूक कर रहे हैं कि वे उन्हें सपोर्ट करें। वहीं दूसरे छात्र संगठन भी अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतर चुके हैं और कैंपस में माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। सभी संगठन छात्रों से संपर्क साधने और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। कॉलेज की एक्टिव टीम होती है, हम उनके माध्यम से क्लास टू क्लास कैंपेन करते हैं, कैंटीन प्रचार प्रसार करते हैं और 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। जी, इस बार जैसे मुख्य जो हमारी डिमांड्स हैं वो कॉलेज वाइज है। कॉलेज वाइज जैसे कि अभी जो विवेकानंद कॉलेज में खड़े हैं ये वुमेंस कॉलेज है और वुमेंस कॉलेज होने के बावजूद भी यहाँ पर एनसीसी नहीं है। एनसीसी जो कि एक छात्राओं को बढ़ाने के लिए, लड़कों को बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख चीज़ होती है, ईसीए के लिए, अपने करियर के लिए। लेकिन इतने नारी सशक्तिकरण की जहाँ हम बात करते हैं, जहाँ पर हम नारियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बहनों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, फिर भी इस कॉलेज में एनसीसी नहीं है। इस कॉलेज में आपके वाईफाई नहीं था, इस कॉलेज में वॉशरूम की जो सैनिटेशन की हालत है वो बहुत ही ख़राब है। तो ऐसी जो हमारी प्रमुख मांगे हैं कॉलेजेस से लेकर, इसको हम हर कॉलेज वाइज इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। मैम बेनिफिट ये है कि पैसे की बचत हो रही है। जो पहले हवाई फ्लायर उड़ते थे, गंदगी नहीं मच रही, पोल्यूशन नहीं हो रहा, इतनी गाड़ियाँ नहीं है, बड़े बड़े गाड़ियों में नहीं घूम रहे। जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है, विद्यालय में 1 लाख का बॉन्ड निकाला गया था, विद्यार्थी परिषद ने हटाया 1 लाख के बॉन्ड को। तो अब ये कि बहुत परिवर्तन आ चुका है कि गरीब तबके का छात्र भी चुनाव लड़ सकता है। हमारा प्रचार काफी सरल है, हम किसी भी प्रकार का प्रिंटेड मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं। हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो हमारे लिखे हुए मटेरियल भी है उसको यहाँ वो फेंके ना, प्रदूषण ना हो, कम से कम गाड़ियों का उपयोग हम कर रहे हैं कैंपसेस में। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं जो थोड़ा ग्रीन कैंपस, ग्रीन हमारी कैंपेनिंग के लिए हमने लिए हैं। अभी तो हमारी कैंपेनिंग बहुत अच्छे से चल रही है कॉलेज में और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे बच्चे तक हमारा नाम जा पाए और एबीवीपी के जितने भी काम कराए हैं हमने, हमारे सीनियर्स ने, वो सब भी हमारे नए फ्रेशर्स बच्चों को और जो भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की दीदियाँ हैं हमारी, उन सबको भी पता चला। हम 1-to-1 जितना कोशिश कर पा रहे हैं मिलने की, तो बच्चों से मिल रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि एबीवीपी क्या कर रहा है और क्या क्या करेगा। तो हम उनके साथ हैं, कॉलेज के अंदर ही नहीं, कॉलेज के बाहर भी हम उनके लिए साथ खड़े हैं। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम 24/7 और 365 डेज हम सभी खड़े हैं उनके। आधे से ज़्यादा कॉलेज हमारा एबीवीपी को ही जानता है और एबीवीपी को ही सपोर्ट करता है और हमारे कॉलेज की जो वोटिंग होती है वो बहुत कम होती है और इस बार हम बच्चों को यही बोल रहे हैं कि आपका अधिकार है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए। अभी इलेक्शन की तैयारी चल रही है, मैं एबीवीपी की तरफ से एबीवीपी का विचार स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहती हूँ। एबीवीपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो 365 दिन स्टूडेंट्स के लिए काम करती है ग्राउंड लेवल पे, वो इवेंट्स करती है जिसका अदर पार्टी विरोध भी करती है। वो अदर पार्टी स्टूडेंट्स के हक के लिए कोई काम नहीं करती, इवेंट नहीं करती। एबीवीपी एक ऐसा संगठन है जो स्टूडेंट्स के लिए 24 घंटे खड़ा रहता है 365 दिन। तो इस बार हमारे कॉलेज में एबीवीपी के इलेक्शंस हो रहे हैं जो कि पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं। हर साल एबीवीपी ही जीतती है, इस बार भी हम यही आशा रखते हैं। फर्स्ट ईयर में आते ही ये पहली बात सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, सेकंड थर्ड, सबको ये बात पता है हर साल से एबीवीपी आती जा रही है और इस बार भी पॉसिबिलिटी है 99% एबीवीपी आएगी क्योंकि एबीवीपी ने इतने काम किए हैं, सारे मेडिकल रूम, सारी प्रिंटिंग मशीन्स। गणेश उत्सव की धूम इस समय चारों ओर देखने को मिल रही है। घरों, मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालु बड़े ही भक्तिभाव के साथ भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। इसी क्रम में अशोका निकेतन में भी यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ पवन ब्रह्मचारी वेदांताचार्य के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आचार्य जी ने बताया कि जहां यज्ञ में हवन सामग्री से आहुति दी जाती है, वहीं इस कार्यक्रम में किशमिश द्वारा आहुति दी जा रही है। यह अनोखा यज्ञ गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू हुआ है और आगामी 6 तारीख तक चलेगा। कार्यक्रम में शिशु भारती स्कूल के कई छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान स्कूल के टीचर्स भी मौजूद रहीं। उनका कहना था कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देने और उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए इस आयोजन में लाया गया। बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ मंत्रोच्चार सुने और आहुति प्रक्रिया को समझा। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान गणेश बुद्धि, शक्ति और समृद्धि के दाता हैं और इस यज्ञ से हर किसी को आशीर्वाद मिलेगा।
वहीं न्यू लायलपुर स्थित लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी गणपति विसर्जन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी स्कूली बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और भगवान गणपति की अर्चना आराधना कर आशीर्वाद लिया। श्री महागणपति के कोटि अर्चन का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम हमारी संस्था श्री विद्या साम्राज्यम ट्रस्ट ने प्रयाग में, काशी में करवा चुकी है। हमारी भी इच्छा हुई थी दिल्ली में भी आयोजन हो, तो हम लोग यह आयोजन यहाँ दिल्ली में करने आए। यद्यपि मेरे पास धन का बल नहीं है और जन भी मान लीजिए करना पड़ता लोगों, लेकिन वो यहाँ के लोगों की सहायता मिली है। धर्म सम्राट श्री कपात्री जी महाराज के मतलब उनके प्रेरणा लेते हुए हम लोग हमारे काशी से पवन जी महाराज व मृतारी जी महाराज आए हुए हैं। इनकी हिंदुत्ववादी मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं और सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग ये कार्य किया जा रहा है। बहुत अद्भुत कार्यक्रम रहा और जिन्होंने भी जो संत यहाँ पर आए हुए हैं उन्होंने गणेश उत्सव को एक आध्यात्म का रूप दिया और मन के अंदर इतनी शुद्धि और बहुत अच्छा लगा। ये अद्भुत कार्यक्रम मैंने पहली बार देखा है, लेकिन मन को बहुत खुशी हुई। और अनंत चतुर्दशी तक ये कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, किस तरीके से पूजन वगैरह किया जा रहा है गणेश? ये बहुत अच्छा पूजन है और वास्तव में भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में पूरे विश्व में गणपति घर घर में बिठाए जाते हैं और इस समय गणेश मंत्र की पूरे विश्व में एक ऐसी शक्ति संचित हो जाती है जो हमारे देश के लिए, हमारे सैन्य बल के लिए और साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए और सभी के कष्टों की मुक्ति के लिए ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये हवन का कार्यक्रम किया गया, यज्ञ किया गया है, जिसमें हमारे बच्चे भी संस्कार ले रहे हैं और वो भी हवन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका भी भागीदारी इसमें हो रही है और वो भगवान श्री गणेश का पूजन वगैरह कर रहे हैं। मैंने बच्चों के लिए मांगा कि जितने भी विघ्न हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितना भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब खत्म हो जाएं और बच्चों के अंदर एक अच्छी बुद्धि आए, सद्बुद्धि आए और जो बच्चों के अंदर वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेट करने के लिए मैंने गणेश जी से मांगा कि वो उनको बुद्धि दे, अच्छी शक्ति दे, जिससे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म हो जाए और बच्चे पढ़ाई में अपना फोकस करें और जो हमारी स्कूल की जो वैल्यूज़ हैं, जो एक्सेप्टेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ डिसिप्लिन है, कमिटमेंट है, कंपैशन है, ये बच्चे अपना इसको यूज़ करें और लाइफ का पार्ट बनाएं। और मेहनत का तो सर ऐसे में हम बच्चों को जो स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं, तो जब हमारे इवेंट का टाइम आता है हमें उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता, तो कुछ ही टाइम पर लाइक हमने 1 घंटा 2 घंटे के अंदर हम अच्छी सी परफॉर्मेंस रेडी कर लेते हैं। शहादरा जिला पुलिस ने वाहन चोरी के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने कुख्यात ऑटो लिफ्टर प्रदीप को गिरफ्तार कर 3 चोरी के वाहन बरामद किए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी एफआईआर की जांच के दौरान की गई, जिसमें बाइक चोरी हुई थी। इंस्पेक्टर नीरज कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान की। प्रदीप, जो पहले भी वाहन चोरी में गिरफ्तार हो चुका है, उसको लोनी गाजियाबाद से दबोचा गया। पूछताछ में उसने 3 पहिया वाहन चोरी की बात कबूल की, जिसमें एक बाइक, एक सुजुकी एक्सेस और एक स्कूटी शामिल है। आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है और बेरोजगारी के चलते चोरी करता था। जांच में सामने आया कि वह कुल 7 मामलों में शामिल रहा है। मामले में आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में आज भी गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंडावली की कई गलियों में पिछले कई महीनों से दिल्ली जल बोर्ड की ओर से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पानी ना तो नहाने लायक है और ना ही घर के दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर गलती से इस पानी का इस्तेमाल कर लिया जाए तो त्वचा पर खुजली और दाने निकल आते हैं। कुछ लोगों को पेट की भी बीमारियां हो रही हैं। लोगों की मांग है कि दिल्ली जल बोर्ड को समय समय पर पाइपलाइनों की जांच करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि गंदा पानी कहां से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जिस वजह से लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी तो रात को अगर 2 बजे भरता हूँ तो पीने के लायक रहता है और बाकी अगर सुबह पानी भरो तो गंदा पानी आने लगा। सप्लाई का शाम को 4 बजे आता है पर भरने के लायक नहीं रहता है। वो रात में ही पीने वाला भरता हूँ पानी। सुबह के टाइम वही गंदा पानी आता है, कोई दिन वैसा नहीं आता है। रात के समय में जब पानी आता है तो फास्ट आता है, तो साफ भर लेता हूँ पीने के लिए बस। पानी जब भी आता गंदा आता है या कभी जरा बहुत कभी साफ आया होता है, नहीं गंदा ही आता है हमेशा पानी। सप्लाई का जो पानी है, हाँ, हम समरसीबल का पानी ही मतलब कहने का उसको
RO करके तब फिल्टर करके पीते हैं उस पानी वो इस्तेमाल कितनी होती है ऐसे में लोगों को? दिक्कत है, बाहर से पानी खरीद के पानी भी इस्तेमाल करते हैं, ये चक्कर। पानी कैसा आता है, बदबूदार होता है? बदबूदार गंदा पानी है। आसपास के जो मेरे घर हैं, कल भी मैंने पता किया था, या हमारे आसपास में बात होती है, पानी इतना गंदा आ रहा है कि ये साफ जो आता है वो रात को 3 बजे 4 बजे 5 बजे टाइम चलाओ तो साफ पानी मिलता है। आप आँख खुल जाएगी तो साफ पानी मिल जाता है, नहीं तो फिर वो गंदा पानी ही इस्तेमाल में लेना पड़ता है। दिक्कतें क्या क्या होती है ऐसे में? मैम दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, कपड़े धो नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते, नहा सकते नहीं, कभी ऐसी गुजारा करना पड़ता है। दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन ने साकेत कोर्ट के एक वरिष्ठ जज को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों के अनुसार आरोपों की प्राथमिक जांच के बाद यह फैसला लिया गया। कोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की गरिमा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आवश्यक है। वहीं जब इस मामले पर वकीलों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अगर जज के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं और उन्हें सस्पेंड किया गया है तो ये प्रशासन की सराहनीय पहल है, लेकिन ये भी चिंता का विषय है कि जब खुद न्यायाधीश ही इस तरह के मामलों में फंसे हों तो आम जनता का भरोसा न्यायपालिका से उठ सकता है। कि जज साहब को एक सस्पेंड कर दिया गया है, उन पे कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं। देखो जब तक ये मैटर अभी सब्जुडाइज है और एलिगेशन लगाए गए हैं तो इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। कहते हैं देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी या कोई बात हुई होगी जिसके कारण ऐसी बात सामने आई है और जज साहब को संज्ञान लेते हुए तुरंत जो है वो हायर अथॉरिटी ने उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। सर कि अभी ये जो मामला हमारा हाई कोर्ट गया है, ये अभी वैसे जज के इल्ज़ाम जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन हम ये कह सकते हैं अगर न्यायपालिका के ऊपर ही सवाल उठेंगे तो हम कैसे अपने न्यायपालिका पे विश्वास जाहिर करेंगे कि वो हमें हमारा हक दिलाएगा, हमारे को न्याय दिलाएगा। अगर यही सब चलता रहा तो लोगों का विश्वास जो है न्यायपालिका पे से पूरा उठ जाएगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये सब जो भी हो रहा है, जो बहुत गलत हो रहा है और ये हमारी न्यायपालिका के लिए बहुत गलत है। जो लोग हैं वो न्यायपालिका पे अपना पूरा विश्वास जाहिर करते हैं और अगर न्यायपालिका ही ये सब करेगी तो आगे जाके लोग बाग किस पे अपना विश्वास जाहिर करेंगे कि हमें हमारा न्याय दिलाएगा, हक दिलाएगा। अगर जज ही ये सब काम करने लगे तो मैं तो ये कहूँगा कि सब कुछ बेकार है, फिर हमारे को न्याय दिलाने के लिए हम किसके पास जाएंगे। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।